guys, hello, welcome back to our channel. I am Priya. Me Ayushi. Together we प्रियाशी। तो जी हम लोग फिर से आ गए हैं आप लोगों के लिए, आप लोगों की फेवरेट धुकुर धुकुर वाली वीडियो ले करके। और आज की धुकुर धुकुर वाली वीडियो तो कुछ ज्यादा ही डरावनी होने वाली है। क्या यार, खामखा आप लोग भूतों से डरते हो। अगर रियल मायने में देखा जाए ना तो भूत से ज्यादा खतरनाक इंसान होते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, हमारी तरह और आपकी तरह जीते जी इंसान। जो इंसान इस दुनिया में है ही नहीं, जो मर चुका है, उससे क्या डरना। और ऐसा कोई नॉर्मल इंसान नहीं, वैसा इंसान जो अपने इर्द गिर्द भूतों से घिरा रहता है शौक से, और भूतों को अपने नौकर की तरह ट्रीट करता है। आप समझ रहे हो ना वो इंसान कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है। मतलब इंसानों वाली शक्ति प्लस भूतों वाली शक्ति, डबल धुकुर धुकुर वीडियो। तो आज की इस कहानी में हम लोग एक ऐसे इंसान के बारे में आपको कहानी बताने वाले हैं जिसने अपने पूरे खानदान का जीना हराम कर दिया। अरे डायन भी 7 घर छोड़ करके हमला करती है, लेकिन इस दुनिया में कुछ ऐसे इंसान हैं जो कि अपने ही परिवार वालों के जान के पीछे हाथ धो करके पड़ जाते हैं। खैर ज्यादा भी आप लोगों को हिंट नहीं देने वाले हैं, अदरवाइज वीडियो के लिए क्या बचेगा। फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले रानी, आप लोग अपनी सीट की पेटी कस के बांध लीजिए, क्योंकि हमको पता चल चुका है दीदी ने जैसा इंट्रो दिया ना, आप लोग इस वीडियो के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए होंगे। और साथ ही साथ आपको क्या करना है, अपनी रूम की लाइट्स ऑफ करके कान में ईयरफोन डाल के अपने हाथों से फोन को कस के पकड़ लेना है, क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों को डर बहुत ज्यादा लगने वाला है। और साथ ही साथ हमारी धुकुर धुकुर वाली आंटी तो आएंगे ही आप लोगों का कलेजा डबल धुकुर धुकुर करवाने के लिए। तो दीदी डिले नहीं करते हैं, जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जी आज की कहानी हमारे साथ हमारी एक सब्सक्राइबर ने शेयर की है। एंड आज जिस घटना के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं ना, वो घटना हमारी सब्सक्राइबर के ही लाइफ की घटना है। एंड कहीं ना कहीं आज भी हमारी सब्सक्राइबर इन सारी परेशानियों से जूझ रही है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले परंपरा के हिसाब से हम लोग हमारी सब्सक्राइबर का नामकरण करना चाहते हैं। तो चलो आज हम लोग उनका झूठा नाम नरगिस रख देते हैं। एंड कहानी में मेन मुद्दे पर आने से पहले ये जरूरी है कि आप लोग हमारे सब्सक्राइबर के फैमिली के बारे में और उनके बचपन के बारे में थोड़ा बहुत जान लो। हालांकि हम लोग आपको ये बताना तो भूल ही गए कि आज के समय में हमारी सब्सक्राइबर की उम्र तकरीबन 28 से 29 साल की है। उनकी शादी हो चुकी है और उनके 2 बच्चे भी हैं। लेकिन अगर हमारी सब्सक्राइबर के बचपन के बारे में बात करें ना, तो उनका बचपन बहुत ही ज्यादा दर्दनाक था। अब आप लोग पूछोगे कि दीदी आप ऐसा क्यों कह रहे हो, तो यार आप समझ सकते हो बिना माँ के बच्चों का जीवन कितना ज्यादा दर्दनाक हो सकता है, कितनी ज्यादा परेशानियां आई होंगी। हम लोग बहुत ज्यादा फॉर्चुनेट है। एंड जिन जिन लोगों के माँ बाप है ना, वो बहुत ज्यादा फॉर्चुनेट है। लेकिन जिन बच्चों के माँ बाप नहीं है, जिन्हें माँ बाप के बिना ही अपना बचपन गुजारना पड़ता है, जरा उनसे पूछना कि उनकी लाइफ कितनी ज्यादा खराब हो जाती है। उन्हें मौका ही नहीं मिलता है कि वो अपने बचपन को जी पाए। सेम हमारी सब्सक्राइबर के साथ हुआ था। जब हमारी सब्सक्राइबर केवल 2 से 2.5 साल की होंगी और उनका छोटा भाई जब 3 से 4 महीने का ही था ना, तब किसी हादसे में उनकी माँ की जान चली गई थी। पापा उनके काम के सिलसिले में बाहर ही रहा करते थे और उनके घर में उस वक्त उनके दादा दादी और चाचा चाची थे। लेकिन आप समझ सकते हो कि बिन माँ के बच्चों की इज्जत नहीं होती, चाहे वो दादा दादी हो या चाचा चाची हो। जैसा भरण पोषण होना चाहिए ना, वैसा नहीं होता। हालांकि उसके पापा उन लोगों का ख्याल रखते थे, लेकिन बिना औरत के एक आदमी बच्चों का परवरिश करे भी तो कैसे करे, क्योंकि उसे घर का काम भी देखना पड़ता था, बाहर का काम भी देखना पड़ता था। बच्चों की ऐसी हालत देख करके नानी जी को रहा नहीं गया और वो दादी जी के पास जा करके दोनों बच्चों को ले आती है। आप विश्वास नहीं करोगे, दादी जी ने एक बार सवाल भी नहीं उठाया नानी जी के सामने कि आप बच्चों को क्यों ले जा रही हो। वो हंसते हंसते दोनों बच्चों को नानी जी को सौंप देती है। मतलब कोई औरत ऐसा कैसे कर सकती है यार। उसकी बहू की आखिरी निशानी थे दोनों बच्चे, उनके घर की रौनक थे दोनों बच्चे। खैर हर इंसान अलग होता है, किसके दिमाग में क्या चलता है कोई नहीं सोच सकता। जो बच्चों के पापा थे ना, उन्होंने भी कुछ नहीं कहा, क्योंकि उन्हें भी पता था कि उनकी गैर हाजिरी में बच्चों की हालत बहुत खराब है। अगर बच्चे नानी जी के पास रहेंगे तो बाबूजी को ये तसल्ली थी, मतलब बच्चों के पापा को ये तसल्ली थी कि बच्चे सेफ रहेंगे, टाइम पर उन्हें खाना मिलेगा। नानी जी बच्चों को अपने साथ लेकर के चली जाती है। नानी जी, नाना जी और साथ ही साथ उन बच्चों के मामा भी थे जो कि साथ में रहा करते थे। नानी जी, नाना जी और मामा जी ने मिल करके बच्चों की बहुत अच्छी परवरिश की। एक बार के लिए भी उन्हें फील नहीं होने दिया
कि ये बिन माँ के बच्चे हैं। नानी जी ने हर वो भूमिका निभाई ना जो एक माँ अपने बच्चों के लिए निभाती है, और ऐसी ममता देख करके बचपन से ही वो बच्चे अपनी नानी को नानी ना कह करके माँ पुकारा करते थे। उन्हें तो अपनी माँ की छवि भी नहीं याद। अब उनके जहन में अगर माँ की कोई छवि थी ना तो वो नानी जी ही की छवि थी। ऐसा नहीं है कि नानी जी के और ज्यादा पोते पोतिया या नात नातिन नहीं थे, सारे लोग थे, लेकिन इन दो बच्चों के साथ नानी जी का लगाव कुछ ज्यादा ही गहरा था। खैर ये सब बात हटाओ, बच्चों का बचपन तो काफी अच्छे से बीतता है, बच्चे स्कूल भी जाते हैं, पढ़ाई लिखाई भी सही से हो रही थी। बीच बीच में जब उनके पापा को टाइम मिलता था तो उनके पापा आ करके अपने बच्चों से मिला भी करते थे, लेकिन दादी जी ने एक बार भी ना बच्चों का समाचार जानने की कोशिश नहीं की। उन्हें तो मतलब ही नहीं था कि बच्चे जिंदा भी है या नहीं है। लेकिन इसी बीच बच्चे बड़े हो जाते हैं और अब मामा जी भी जवान हो गए थे। जवान क्या, जवान से थोड़ा ज्यादा हो गए थे, बोले तो उनकी शादी की उम्र हो गई थी और अब घर में जोरों शोरों से तैयारी हो रही थी कि मामा जी के लिए दुल्हनिया खोजी जाए। कहीं ना कहीं मामा जी अभी शादी के लिए रेडी नहीं थे। यहाँ पर जब भी नरगिस की नानी जी शादी की बात करती थी तो मामा जी शादी की बात को हमेशा टाल दिया करते थे। जब यहाँ नानी जी ने क्लियरली मामा जी से पूछा कि बेटा तुम्हें क्या तकलीफ है, तुम्हें आज ना कल शादी तो करनी ही है, तब यहाँ क्लियरली मामा जी ने अपनी माँ को ये बताया कि देखो माँ, अभी मैं शादी के लिए रेडी नहीं हूँ, क्योंकि अभी मैं क्या चाहता हूँ कि मेरे जिम्मेदारी में जो मेरे भांजा और भांजी है ना, उनकी मैं पढ़ाई पूरी अच्छी तरह से कंप्लीट करवा दूं और उन लोगों को पैरों पे खड़ा करवा दूं, और उसके बाद जब वो लोग दोनों अपने पैरों पे खड़ा हो जाएंगे ना, इसके बाद हम अपना परिवार बसा लेंगे। क्योंकि पता नहीं कल मेरी वाइफ कैसी आएगी, उसका नेचर कैसा होगा, और कल को मेरे भी तो बच्चे होंगे, मेरा भी तो अपना परिवार होगा, तो शायद उसे ये सारी चीजें पसंद आएंगी नहीं कि मैं इन दोनों बच्चों को ज्यादा कर रहा हूँ। सोच कैसे भी तो हो जाती है ना यार। इसीलिए यहाँ पर मामा जी ने कहा कि पहले मैं इस जिम्मेदारी से ना निश्चिंत हो जाऊंगा, फिर मैं अपना घर बसा लूंगा। लेकिन यहाँ पर नानी जी ने अपने बेटे को समझाते हुए ये कहा कि देखो बेटा, अगर तुम अच्छे होगे, तुम्हारा माइंडसेट सही रहेगा और अपने वाइफ को तुम सारी बातों को समझाओगे कि मेरा सिचुएशन कैसा है, तो वो भी तुम्हें समझने की कोशिश करेगी, इनफैक्ट तुम्हें सपोर्ट भी करेगी। अब यहाँ पर वो भी तो एक औरत ही होगी ना, किसी घर की बेटी होगी, और बिना माँ बाप के बच्चे का दर्द वो कैसे नहीं समझेगी। थोड़ा बहुत समझाने के बाद, कन्विंस करने के बाद अब यहाँ पर नरगिस के मामा जी भी कन्विंस हो जाते हैं। इसके बाद बहुत सारे रिश्ते देखे जाते हैं और कहीं ना कहीं एक रिश्ता आता है, और उस लड़की की फोटो देख के जो मामा जी अभी तक शादी के लिए ना नुकुर कर रहे थे, वो भी झट से रेडी हो जाते हैं। कहा जाता है ना कि फोटो देख के लव एट फर्स्ट साइट हो जाना, वही मामा जी को हो जाता है, और रिश्ता भी देखो लकीली पक्का हो जाता है और धूमधाम से शादी भी हो जाती है नरगिस के मामा जी के। अब यहाँ पर नरगिस की मामी जैसे ही घर में आती है, सारा कुछ सब सही चल रहा था, लेकिन एक हफ्ते में देखो क्या होता है, नरगिस के जो नाना जी थे ना, उन्हें हार्ट अटैक आता है। अब यहाँ पर लोग तरह तरह के बातें बनाने लगते हैं कि पक्का बहू के पांव सही नहीं है, ये अशुभ लड़की है, देखो जैसी ही आए ये घर में देखो कैसा कला आ गया है, रोग दुख लेके आई है। तरह तरह की बातें अब लोग बना रहे थे, रिश्तेदार भी अब नानी के कान भर रहे थे। पर यहाँ पर जो नानी थी ना नरगिस की, वो पुराने ख्यालों की नहीं थी। वो समझती थी कि ये सारी चीजें क्या होता है और लोग मेरे को मेरे बहू के खिलाफ भड़का रहे हैं। अब यहाँ पर नरगिस के नाना जी को हार्ट अटैक तो आ जाता है, लेकिन अब धीरे धीरे उस चीज से रिकवर उसके नाना जी नहीं कर पाते। उनकी हालत दिन पे दिन और बद से बदतर होती जा रही थी। वो पूरी तरह से बेड रेस्ट पे आ गए थे। अब उनके लिए हर एक टाइम ना एक इंसान को तैनात रहना पड़ता था। वो खुद से उठ भी नहीं पा रहे थे। इनफैक्ट नंबर 2 करना या फिर खाना खाना उनसे कुछ भी नहीं हो पा रहा था। अब यहाँ पर नरगिस के मामा जी पे ना सारा खर्चों का बर्डन आ चुका था। नरगिस का, नरगिस के भाई के पढ़ाई का, इनफैक्ट उनके पापा के इलाज का, हर चीज अब नरगिस के मामा जी ही खर्चा उठा रहे थे। और कहीं ना कहीं पैसे इतने सारे जा रहे थे ना, तो नरगिस की जो मामी थी वो कहीं ना कहीं इन सारी बातों से बहुत ज्यादा चिड़चिड़ी हो रही थी और आए दिन अपने पति से लड़ाई कर बैठती थी। अब यहाँ पर कहीं ना कहीं नरगिस के मामा जी को भी ये समझ में आ गया था कि मैं जो भांजा भांजी पे खर्चे कर रहा हूँ ना, उसके कारण मेरी वाइफ को बहुत प्रॉब्लम आ रही है। अब यहाँ पर एक दिन क्या होता है ना, इसी लड़ाई के दौरान नरगिस की मामी के अंदर जितना भी गुस्सा भरा हुआ था ना अपने भांजे भांजी को लेके, सारा कुछ वो निकल जाता है और वो सीधे बोलती है कि अपने भांजे भांजी को भेजो ना उनके पापा के घर। देखो ये लोग बड़े तो हो गए हैं, एक 10th में है, एक 9th में है, ये लोग खुद से अपना खाना नहीं बना सकते हैं क्या? देख रहे हो ऑलरेडी हमारे घर में कितने प्रॉब्लम चल रहे हैं।
अब यहाँ पर ये बात सुन के ना नरगिस के मामा जी को भी थोड़ा सदमा लगता है और वो मन में कहीं ना कहीं ये सोचने लगते हैं कि हम शादी करके बहुत बड़ा गड़बड़ कर दिए हैं, कि ये शादी मेरे को नहीं करना चाहिए था। यहाँ पर नरगिस के मामी जी को समझाते भी है, अरे यार वो छोटी सी बच्ची जो कि 10th में है, अगर अपने पापा के साथ जाकर के घर पे रहेगी तो वो पढ़ाई करेगी या खाना बनाएगी, साल भर की मेहनत उस बच्ची की बर्बाद हो जाएगी। तो यहाँ पर मामी जी पलट करके मामा जी को बोलती है, ठीक है बच्चों को यहाँ पर रहने दो, लेकिन जो तुम्हारे माँ बाप है ना, इनको उनके दूसरे बेटों के पास भेजो। तुम अकेले इकलौते बेटे थोड़ी हो यार कि सारी जिम्मेदारी तुम ही ले रहे हो, दूसरे बेटों की भी कोई जिम्मेदारी है या फिर नहीं है। अब यहाँ पर आए दिन मामा और मामी के बीच में किच किच चलती रहती थी। मामी जी ने अपना तेवर इतना जल्दी बदला कि लाइक कोई सोच भी नहीं सकता था। अब तो वो नरगिस और उसके भाई को टाइम पर खाना भी नहीं देती थी, स्कूल जाने के टाइम पर लंच भी नहीं बना करके देती थी। और यहाँ नानी जी, वो तो दिन भर नाना जी की सेवा में ही लगे रहती थी। डॉक्टर ने कहा था कि नाना जी के लिए एक नर्स रख देने को, लेकिन मामी जी ने इतनी लड़ाई की कि मामा जी को नर्स रखने के लिए भी अलाउ नहीं किया। यहाँ पर एक मामी जी के आ जाने के कारण ना पूरा घर का माहौल बदल रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं नरगिस और नानी ये सोच रहे थे कि कोई बात नहीं, अभी तक मामा जी अच्छे हैं, जब तक मामा जी की सोच सही है ना तब तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन कहते हैं ना, हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, और ऐसा कहा भी जाता है ना रानी कि शादी के बाद इंसान बहुत जल्दी चेंज हो जाता है। ऑल्दो ये चीजें सारे लोगों पर अप्लाई नहीं करती होगी, लेकिन मामा जी के लिए ना ये चीज एकदम परफेक्ट बैठती है। पता नहीं मामी जी ने ऐसी कौन सी घुट्टी पिला दी, रातों रात मामा जी की तो सोच ही बदल गई। अब मामा जी भी बहुत वियर्ड बिहेव करते थे, टाइम पर नाना जी को दवाइयां नहीं ला करके दिया करते थे, और नानी जी उनसे गिड़गिड़ाया करती थी कि बाबूजी की दवाई खत्म हो गई है तुम्हारे, कुछ पैसे दे दो अदरवाइज उनकी तबीयत और बिगड़ जाएगी। बच्चों के स्कूल का फीस वो टाइम पर जमा भी नहीं करते थे। लेकिन चलो कोई बात नहीं, यहाँ जो नरगिस के पापा थे ना, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन हाँ नरगिस की शादी के लिए वो पैसे जमा कर रहे थे, क्योंकि पढ़ाई के लिए अभी तक तो वो पैसे नहीं दे रहे थे, लेकिन जितने भी पैसे उन्होंने रखे थे ना, उन्होंने नानी जी को दे दिया और कहा कि इससे आप नाना जी का इलाज भी करवा लो, और जब तक चल रहा है बच्चों की पढ़ाई का खर्चा भी देखो, मैं कुछ दिन में आ करके दोनों बच्चों को अपने साथ ले जाऊंगा। ये सुन करके नानी जी को बहुत बुरा लगा। नानी जी ने कभी नहीं सोचा था कि दो छोटे छोटे बच्चे जिनको वो ले करके आई थी ऐसे विदा करना पड़ेगा। नानी जी ने तो मन में ही सपने सजा करके रखे थे कि नरगिस की शादी वो अपने ही घर से करेंगी। खैर समय बदलते देर नहीं लगता। यहाँ पर मामा जी नरगिस से उसके भाई के साथ बहुत ही रूडली बिहेव किया करते थे, सीधे मुंह तो बात भी नहीं किया करते थे, और दिन भर मामी जी के चारों ओर मंडराते रहते थे, उनका पल्लू पकड़ पकड़ के घूमते रहते थे। पता नहीं अचानक से उन्हें क्या हो गया था, और मामा जी ने जो लापरवाही की थी अपने पापा को दवाइयां देने के लिए ना, उसी चक्कर में जस्ट 10 से 15 दिन के अंदर नाना जी की डेथ हो जाती है। अब केवल नानी जी रह जाती है, नरगिस रह जाती है, और नरगिस का छोटा भाई रह जाता है। तीनों लोगों पर ऐसा दुख का पहाड़ टूटा था ना, आप विश्वास नहीं करोगे। जब नाना जी की डेथ होती है ना, तो भी मामा जी एक बार ढंग से रिचुअल्स भी परफॉर्म नहीं करते हैं। उनके जो दूसरे भाई थे ना, वो लोग आकर के रिचुअल्स परफॉर्म कर रहे थे। नानी जी की किस्मत बहुत ज्यादा खराब थी, बेटे का जो सुख उन्हें मिलना चाहिए था ना, वो उन्हें कभी नहीं मिला था। यहाँ पर अब नानी जी को समझ में नहीं आ रहा था कि करे तो क्या करे, लेकिन नानी जी के पास अब कोई रास्ता भी नहीं था। जहर का घूंट पी पीकर नानी जी उसी घर में रहा करती थी। यहाँ पर बहुत सारे पड़ोसियों ने ये भी कहा कि देखिए आपका बेटा शुरू से ऐसा नहीं था, जरूर आपकी बहू ने कुछ तो खिलाया पिलाया होगा, आप क्यों नहीं एक बार झड़वा फूकवा लेती है, सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कहीं ना कहीं नानी जी को भी मामी जी पर डाउट था, क्योंकि नानी जी ने ना मामी जी के कमरे में कुछ वियर्ड चीजें तो देखी हुई थी, लाइक जो टोना टोटका काला जादू का सामान होता है ना, फुटी हुई चूड़ियां, कटे हुए बाल, नींबू मिर्ची वगैरह वगैरह। शादी के जस्ट बाद मामी जी ने ना कुछ वियर्ड सी पूजा भी की थी, जिसको नानी जी ने पूछा भी था कि ये कौन सी पूजा है, तो मामी जी ये कह रही थी कि ये मेरे मायके में होती है और मेरी मम्मी ने कहा है कि ये पूजा 7 दिन तक करने के लिए। नानी जी का सारा शक अब यकीन में बदल रहा था। बहुत ज्यादा जांच पड़ताल करने के बाद वो एक झाड़ फूक वाले के पास जाती है, मामा जी की सैंडो गंजी लेकर के। कहते हैं कि अगर आपको झाड़ फूक करवाना है ना, तो अगर जिसके ऊपर झाड़ फूक करवाना है वो आपके साथ नहीं जाए
तो उसकी कोई भी बिलोंगिंग ले जाओगे ना तो जो भी प्रोसेस होता है वो हो सकता है। गंजी, जो कि सैंडो गंजी थी, वो देखते ही झाड़ फूक करने वाले ने ये कहा कि अरे आपके बेटे के ऊपर तो काला जादू किया हुआ है। एंड ये काला जादू जो किया हुआ है ना, ये कोई नॉर्मल काला जादू नहीं है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग काला जादू है, जिसके कारण आपका बेटा डायन के चंगुल में फंस चुका है। उसके सोचने समझने की क्षमता खत्म हो चुकी है। अब जैसा जैसा वो डायन बोलेगी आपका बेटा वैसे ही करेगा। इन शॉर्ट आप कह सकते हो कि आपका बेटा उस डायन की कठपुतली बन चुका है। बाबा जी की बातों को सुनकर नानी जी को 2 मिनट का सदमा लगता है कि मेरे घर में ये काला जादू, ब्लैक मैजिक और नेगेटिव शक्तियां कब से हावी होने लगी यहाँ पर। फिर वो बाबा जी से पूछती है कि मेरे बेटे पे ये काला जादू आखिर कौन करवा रहा है। तब यहाँ पर बाबा जी कहते हैं थोड़ा ध्यान लगा के, मुझे ठीक से ये समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जो भी ये आदमी या जो इंसान है ना, वो आपके परिवार के बहुत करीब है और वो 24 घंटे आपके परिवार पर नजर लगाए रखे है। यहाँ पर नानी जी सोचती है थोड़ा ध्यान लगा के कि मेरे घर में तो अब रिश्तेदारों का आना जाना भी कम हो चुका है, कोई ऐसे बाहर से आता भी नहीं है जो लंबे समय तक मेरे घर में रहता है। और यहाँ पर ना थोड़ा सा शक उनका गहरा हो चुका था कि ये जो भी कांड है ना, हो ना हो मेरी बहू का ही होगा, क्योंकि वही तो अभी शादी करके आई है मेरे घर में और वो जब से आई है सारी गलत चीजें मेरे घर में हो रही है। अब यहाँ पर वो फिर से बाबा जी से पूछती है कि बाबा जी मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे घर में ये जो भी कर रहा है वो कौन इंसान है। तब यहाँ पर बाबा जी जवाब देते हैं कि आप उनके भी कोई बिलोंगिंग्स लेके आओ जो हमेशा वो पहनती हो या जो उनके पास हो। तो तुरंत से नानी जी घर जाती है और अगले दिन अपनी बहू का एक ब्लाउज लेती है, वो भी चोरी छुपे, और तुरंत बाबा जी के पास जाती है और बाबू जी को वो ब्लाउज देती है। बाबा जी जैसे उस कपड़े को छूते हैं उन्हें पता चल जाता है कि ये ही वो इंसान है जो नानी जी के घर में पूरा घमासान मचा के रखा है। और वो जो शक्ति का इस्तेमाल कर रही है ना, जो काला जादू का इस्तेमाल कर रही है, वो बहुत ज्यादा भयंकर है, जिसका तोड़ बहुत मुश्किल है। अब यहाँ पर जैसे ही बाबा जी बता देते हैं कि जो भी कांड है ना नानी जी, वो आपकी बहू ही कर रही है, तब यहाँ पर नानी जी को समझ में नहीं आता है कि अब हम क्या करें। अब यहाँ पर सारे तार खुल जाते हैं कि इस सारे सिचुएशन में मेरी बेटे की गलती नहीं थी, मेरी बहू ने ही सारा कारनामा मचाया हुआ है। यहाँ पर बाबा जी ने एक और चीज बताया कि आपके पति की मृत्यु भी नेचुरल नहीं है, आपकी बहू ने ही आपके पति की जान ली है। मे भी हो सकता है दवाइयों पर खर्चा बहुत ज्यादा हो रहा था, दैट्स वाई। और एक चीज बाबा जी ने नानी जी से पूछा कि आपके पति की मौत कैसे हुई। तब नानी जी बताती है कि शादी के कुछ दिन के बाद ही उन्हें हार्ट अटैक आ जाता है। हम लोग हॉस्पिटल लेकर के जाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी हालत में सुधार नहीं आता है। धीरे धीरे उनका बॉडी पैरालाइज हो जाता है और मरने से पहले उन्होंने खून की उल्टी की थी और ऐसे उनकी डेथ हुई थी। तब यहाँ पर बाबा जी बोलते हैं हाँ, ये जो खून की उल्टी है ना, ये निशानी थी कि आपके पति की मौत काला जादू के कारण ही हुई है। नानी जी को तो अपने घर जाने में भी बहुत डर लग रहा था, क्योंकि उन्हें ये पता था कि मेरे घर में बहू के रूप में एक डायन बैठी हुई है, पर उनके पास घर जाने के अलावा कोई और ऑप्शन भी नहीं था। हिम्मत जुटा के वो घर तो चली जाती है, लेकिन जैसे ही उनका सामना अपनी बहू से होता है ना, वो उनके सामने फेस पे आके सीधे एक ही क्वेश्चन पूछती है कि तूने मेरा ब्लाउज कहाँ छुपाया है, जल्दी से मुझे बता। ये तू तड़ाक के जबान से ना नानी जी को तो 2 मिनट का सदमा लगता है कि इसे कैसे पता चला कि मैंने इसका ब्लाउज चोरी किया है। क्या पता ये इतनी बड़ी डायन होंगी, या फिर दीदी ये भी कहा जाता है ना कि जो डायने होती है वो अपने बिलोंगिंग्स और अपनी चीजों को लेके बहुत पॉजिटिव होती है और उन्हें पता चल जाता है कि उनका जो सामान है वो इधर से उधर हुआ है। क्योंकि डायनों की जो शक्ति होती है उनके सामान, उनके बाल, हर चीज में बसी होती है। इस बात में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है हमें तो नहीं पता, लेकिन हमने ये सुना है ना कि डायन अपनी शक्तियों को अपनी हर बिलोंगिंग्स में थोड़ी थोड़ी करके रखती है, ताकि अगर उनकी शक्ति जाए तो एक साथ ना जाए। जैसे कोई बिलोंगिंग खोएगी तो एक शक्ति गई, दूसरी बिलोंगिंग खोएगी तो दूसरी शक्ति गई। तो इसीलिए मे बी मामी जी अपने ब्लाउज को लेकर के काफी पॉजिटिव होगी, वो गिनती करके रखी होंगी कि किस ब्लाउज को उन्होंने कहाँ रखा हुआ है। अब यहाँ नानी जी से तो डर के मारे ये निकल जाता है झूठ कि मुझे नहीं पता बहू तेरा ब्लाउज कहाँ है। और ये चीज सुनने के बाद ना सीधे उनकी बहू उन्हें एक तमाचा खींच के लगाती है और ये बस बोलती है कि जल्दी से मुझे मेरा ब्लाउज लाके दे, नहीं तो जहाँ तेरे पति को पहुंचाया है ना सीधे तुझे वही पहुंचा दूंगी। ये रूप अपनी बहू का देख के तो नानी जी को समझ में नहीं आ रहा था
कि हम ये कहां से आफत पाल लिए हैं। वो अपने बेटे के पास जाती है और सारी चीजें बताती है। आज तेरी बीवी ने मुझे थप्पड़ मारा, लेकिन अभी तक नानी जी ने ये नहीं बताया था कि मामा जी की बीवी एक बहुत बड़ी डायन है, क्योंकि उन्हें ये पता था कि मेरे बेटे को ना मेरी बातों पे बिल्कुल भी भरोसा होने वाला नहीं है। लेकिन सारी चीजों को सुनने के बाद देखो मामा जी का जो रिएक्शन है बहुत ही न्यूट्रल था। उन्हें तो ऐसा लग रहा था कि जैसे कि ये बहुत छोटी सी बात है, और ऊपर से मामा जी अपनी माँ को ये कहते हैं कि हाँ उसने तो ठीक ही किया ना, अब तुम उसका ब्लाउज चुराओगी तो यही होगा ना, आज तुम ब्लाउज चुरा रही हो कल को पैसे चुराओगी। ये चीज सुनने के बाद तो नानी जी को अपने आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था कि मेरा बेटा कितना ज्यादा बदल चुका है। लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें ये भी पता था कि इन सारी चीजों के पीछे तो मेरी बहू का ही हाथ है, तो वो अपने बेटे को भी कुछ कह नहीं सकती थी। अब रात भर वो बैठ के ना बहुत चीजें सोच रही थी, उनके दिमाग में बहुत चीजें आ रही थी कि हम सपना देखे थे कि मेरी बहू आएगी इस घर को संवारेगी, लेकिन यहाँ पर तो वो लोगों की जान ले रही है। अब उसने ना लास्ट में एक डिसीजन लिया, एक ही कंक्लूजन पे आई कि सबसे पहले हम अपने घर से ना नरगिस को और नरगिस के भाई को हटा देते हैं, तो पता नहीं उसके साथ मेरी बहू क्या करेगी। वो जल्दी से नरगिस के पापा को कॉल करती है और बस यही कहती है कि मेरे घर का अभी सिचुएशन और कंडीशन बहुत खराब हो चुका है, तो अभी के लिए ना तुम अपने बच्चों को अपने साथ ले जाओ। यहाँ पर नानी जी नरगिस के पापा को मामी जी की सच्चाई नहीं बताती है, डायन, जादू, टोना, टोटका, क्योंकि कोई भी इंसान इन सारी बातों पे विश्वास नहीं करता है। लेकिन हाँ कहीं ना कहीं नरगिस को इस बारे में पता था कि नानी जी और मामी जी के बीच में कोई प्रॉब्लम चल रही है, और मामी जी कुछ तो काला जादू रिलेटेड काम कर रही है, और दैट्स वाई नानी जी उन लोगों को भगा रही है। क्योंकि मामी जी को अगर घर में किसी से सबसे ज्यादा खुन्नस थी ना तो वो नरगिस और उसके भाई से ही थी। खैर नरगिस के पापा आते हैं और अपने दोनों बच्चों को अपने साथ ले जाते हैं, पर यहाँ पर नरगिस और नरगिस के भाई के जाते ही अब अचानक से पता नहीं नानी जी की जो कंडीशन थी ना दिन पे दिन बिगड़ने लगी थी। एक दो दिन तो उन्हें बहुत ज्यादा वीकनेस फील हुआ, और अचानक से रात में क्या हुआ ना, उन्होंने खून की उल्टी की। खून की उल्टी करते ही वो बहुत ज्यादा डर गई थी कि पता नहीं अब मेरे साथ मेरी बहू क्या कर रही है, क्योंकि उसकी बहू ने उसे धमकी भी दी थी कि तेरा वही हाल करेंगे जो तेरे पति के साथ हुआ है। और यहाँ पर जो तांत्रिक बाबा थे उन्होंने कहा भी था कि अगर आप एकदम नॉर्मल हो, स्वस्थ हो, लेकिन खून की उल्टी करते हो, इसका मतलब है किसी ने जादू, टोना या टोटका किया है। तो अब नानी जी को कहीं ना कहीं पता चल गया था कि उनका अंत समय आ गया है। अब यहाँ पर पहले तो जैसे तैसे नानी ने सोचा कि मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी, लेकिन और कंडीशन उनकी बहुत ज्यादा खराब हो रही थी। इनफैक्ट ऐसा हो गया था ना हालत कि उनके बेटे ने तो उन पे ध्यान देना भी छोड़ दिया था कि मेरी माँ भी जिंदा है कि मरी हुई है। लेकिन बहुत ज्यादा प्रेशर बनाने के बाद मामा जी नानी को डॉक्टर के पास ले जाते हैं, और जब सारे रिपोर्ट्स आते हैं तो रिपोर्ट में ये पता चलता है कि नानी जी को कैंसर हो चुका है और वो लास्ट स्टेज पे है, जिसको सुनने के बाद नानी जी को सदमा आ जाता है कि अभी तक तो मेरी तबीयत ठीक थी, अचानक से ये क्या हो गया। लेकिन अब वो अपनी बहू को कुछ कह भी नहीं सकती थी, क्योंकि आखिर उनकी बातों पे भरोसा कौन ही करेगा। चुपचाप से वो घर पे आ जाती है और अपने कमरे का एक कोना पकड़ के वही लेट जाती है, क्योंकि उन्हें पता था कि उनके पास ना बहुत गिने चुने समय बचे हुए हैं, उनकी हालत वही होने वाली है जो उनके पति के साथ हुई है। और ऐसा होता भी है। कुछ हफ्ते के बाद नानी जी की मौत हो जाती है, और उनकी मौत भी खून की बहुत सारी उल्टियां करने के बाद ही हुई थी। लास्ट टाइम पर तो नानी जी की तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो गई थी ना कि अगर उन्हें कोई उठाता भी था बाथरूम ले जाने के लिए तो उनके बॉडी से स्किन बाहर आ जाते थे। मतलब उस औरत ने, मामी जी ने, नानी की जो हालत की थी ना, वैसी हालत तो यार कोई अपने दुश्मन की भी नहीं करता है। लेकिन मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा है रानी की काला जादू कितना स्ट्रांग हो सकता है कि एक माँ और बेटे के बीच का जो प्यार होता है उसे ही अंधा बना दिया। कैसे मामा जी को नहीं दिख रहा था कि उनकी माँ की हालत कितनी ज्यादा खराब है। खैर जो हुआ सो हुआ। नानी जी की मौत के बाद वी होप कि नानी जी अच्छे प्लेस में होंगी, क्योंकि जीते जी तो उनकी बहू ने उनके लाइफ को नरक बना दिया था। नानी जी के मौत के बाद नरगिस और उसके भाई की हालत और भी ज्यादा खराब हो गई थी। नरगिस को कहीं ना कहीं पता तो चल गया था कि जो भी हुआ है यहाँ पर मामी जी का ही कोई ना कोई हाथ है, क्योंकि नानी जी और नाना जी दोनों स्वस्थ थे। मामी के आने के बाद एक एक करके दोनों लोगों की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई। यहाँ पर नरगिस और उसके भाई अपने पापा के साथ रहने के लिए चले जाते हैं, और आप कह सकते हो
कि मामा जी के साथ उनका रिश्ता पूरी तरीके से खत्म ही हो चुका था। जैसे ही नरगिस ने 12th पास किया ना, उसके पापा ने उसकी शादी करवा दी, क्योंकि ऑब्वियसली नरगिस की और उसकी भाई की देखभाल करने वाला कोई नहीं था। उसके पापा के पास उतने पैसे नहीं थे कि वो आगे उन लोगों को पढ़ा सके। अच्छा लड़का मिलते ही नरगिस की शादी हो जाती है और नरगिस शादी के बाद अपने मामा जी से मिलने के लिए जाती है, क्योंकि यार जो भी बोलो नरगिस के लिए उसके मामा जी काफी इंपॉर्टेंट थे। क्योंकि जब नरगिस की देखभाल किसी ने नहीं की, उसकी खुद की दादी ने भी नहीं की, उसके खुद के चाचा ने भी नहीं किया, तब मामा जी थे जिन्होंने नरगिस और उसके भाई को पाला है। आज मामा जी चाहे बदल ही क्यों ना गए हो, लेकिन मामा जी के एहसान नरगिस भूल नहीं सकती थी। अब नरगिस का अपने मामा जी से रिश्ता तोड़े हुए तकरीबन 5 से 6 साल हो गए थे। 5 से 6 साल के बीच में ही नरगिस की शादी हो जाती है। शादी के बाद नरगिस अपने मामा जी के पास जाती है उनसे मिलने के लिए, क्योंकि नरगिस क्या सोच रही थी कि मैं भी इतने समय का जो गैप हुआ है, मामा जी के मन की कड़वाहट खत्म हो गई होगी, वो हम लोगों से मिलेंगे तो खुश होंगे। और नरगिस अपने मामा जी के यहाँ जाती है, लेकिन घर जाने के बाद नरगिस ने जो सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ था। 1.5 से 2 घंटे ही नरगिस अपने मामा के घर बैठी हुई थी, और जब वो अपने मामा के घर गई, मामा जी घर पे नहीं थे। मामी जी ने कॉल किया, लेकिन मामा जी तब भी नहीं आए। मामा जी कुछ न कुछ करके बात को टाल रहे थे, और नरगिस और उसका भाई और साथ ही साथ नरगिस के जो पति थे ना, वो बैठ करके वेट कर रहे थे। मामा जी के लगातार कॉल इग्नोर करने के बाद कहीं न कहीं नरगिस को ये पता चल चुका था कि मामा जी उससे मिलने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, और मामी जी की भी शक्ल देख के नरगिस ये पता लगा ली थी कि उन्हें भी कुछ ज्यादा खुशी नहीं हुई है नरगिस के घर आने से। अब नरगिस ये समझ चुकी थी कि इस घर से निकलने में ही मेरी भलाई है। लेकिन जिस समय नरगिस अपने मामा जी के घर आई थी ना, वो पीरियड में थी, तो वो मामी जी को बोली कि मामी जी आपका बाथरूम कहाँ है, मेरे को बस वॉशरूम जाना है। और वो क्या करती है, वॉशरूम जाके वहां पर अपना पैड चेंज कर लेती है और पैड को प्लास्टिक में रैप करके वॉशरूम के डस्टबिन में डंप कर देती है, और वहां से वो निकल जाती है। लेकिन जैसे ही नरगिस अपने मामा जी के घर से निकलती है ना, उसको बहुत ही वियर्ड फील होने लगता है, उसका मन बहुत ज्यादा भारी होने लगता है। नरगिस को कहीं ना कहीं ऐसा फील हो रहा था कि उसने यहाँ आकर के बहुत बड़ी गलती कर दी है और उसे यहाँ नहीं आना चाहिए था। खैर जो भी हो, वहां से नरगिस और उसके हस्बैंड चले जाते हैं। रात भर का सफर था और वो लोग अपने घर पहुंच जाते हैं। कुछ दिनों के बाद, तकरीबन 10 से 15 दिनों के बाद, नरगिस की तबीयत थोड़ी थोड़ी खराब होने लगती है। सबने सोचा नॉर्मल फीवर है, नॉर्मल तबीयत खराब है, थोड़ी सी कमजोरी होगी, दवाइयां दी जाती है, जूस वगैरह पिलाए जाते हैं, लेकिन कुछ भी असर नहीं होता है। और अचानक से एक रात नरगिस भी खून की उल्टी करती है और उसके बाद वो फेंट हो जाती है। दौड़ करके उसे हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है एंड हॉस्पिटल में काफी ज्यादा ट्रीटमेंट किए जाते हैं, लेकिन डॉक्टर्स का ये कहना था कि नरगिस कोमा में चली गई है एंड पता नहीं वो वापस कोमा से बाहर कब आएगी। और नरगिस की जो ब्लीडिंग थी ना, इंटरनल ब्लीडिंग, वो रुक ही नहीं रही थी। मतलब अभी कल तक तो नरगिस ठीक थी, अचानक से उसे क्या हो गया कि वो कोमा में चली गई, किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था। खैर इलाज चलता है और 6 महीने तक नरगिस कोमा में ही थी। मतलब एक हेल्दी इंसान 6 महीने तक कोमा में कैसे जा सकता है यार। और इसी बीच नरगिस से मिलने आती है उसकी दादी, जिस दादी ने बचपन से ही नरगिस और उसके भाई से रिश्ता तोड़ दिया था। जो भी बोलो, दादी जी मुश्किल के समय में नरगिस के पास आई तो सही। यहाँ पर जैसी ही दादी जी ने नरगिस की कंडीशन देखी ना, उन्हें कहीं ना कहीं ये समझ में आ गया था कि इतनी ज्यादा इंटरनल ब्लीडिंग कैसे हो सकती है। उनका दिल कह रहा था कि पक्का इसके पीछे कुछ ना कुछ गड़बड़ी तो है, और जब दवा काम नहीं कर रही है तो एक बार दुआ को ट्राई करके देखते हैं। और वो एक बहुत ही नामी गामी पंडित जी को भी जानती थी, जो कि झाड़ फूक करते थे। उन्हें वो बुला के लाती भी है और हॉस्पिटल में वो पंडित जी आते भी है, और वो ऐसे नहीं आते, एक डिसेंट से कपड़े में आते हैं। और जो नरगिस का वार्ड था ना, उसी के अंदर वो बहुत सारे रिचुअल्स और पूजा परफॉर्म करते हैं। और यहाँ पर देखो, जो भी बोलो, रिचुअल्स और पूजा परफॉर्म करने के बाद ना धीरे धीरे नरगिस ना अपने हाथ पैर में मूवमेंट ला रही थी। और यहाँ पर पंडित जी दादी जी को सीधे बोल देते हैं कि नरगिस की हालत ऐसी मेडिकल कंडीशन से खराब नहीं हुई है, इसके ऊपर बहुत ही बड़ा और भयंकर काला जादू किया गया है। और ये जादू किया गया है कि ये तड़प तड़प के मर जाए,
लेकिन आपने तो मुझे समय पे बुला लिया, इसलिए ना अब इसकी जान बचाना पॉसिबल है। और यहाँ पर उन पंडित जी ने ये भी बताया कि इसे इंटरनल ब्लीडिंग इसीलिए हो रही है क्योंकि इसके पीरियड पैड पर ही किसी ने काला जादू किया है। इसीलिए लड़कियों कहा जाता है कि आप जब पीरियड पैड को कचरे में फेंकते हो तो प्लीज ध्यान से फेंका करो, ऐसे ही कहीं भी डिस्कार्ड मत कर दिया करो। यू नेवर नो कब किसकी नीयत कैसी हो और कब लोग आप पर किस तरीके से हमला कर दे। जब नरगिस ने मामी जी का वॉशरूम यूज किया था तब किसी ने ये सोचा भी नहीं होगा, मतलब नरगिस ने खुद में ही नहीं सोचा कि वो कितनी बड़ी गलती करी थी। मे बी इसीलिए जब नरगिस मामा जी के घर को छोड़ करके निकल रही थी उसे कहीं ना कहीं फील हो रहा था कि उसने कुछ तो गलती की है। मे बी नरगिस की जो गट्स फीलिंग हो रही होगी वो उसे बताना चाह रही होगी। खैर, यहाँ पर झाड़ फूक वाले जो पंडित जी थे ना, वो एक बार पूजा की प्रक्रिया नहीं करते हैं, बार बार आ रहे थे। काफी समय तक जो भी रिचुअल थे ना बहुत ज्यादा करना पड़ा था क्योंकि काला जादू भी बहुत ज्यादा भयंकर था। लेकिन जो भी बोलो, पंडित जी की पूजा करने से अब धीरे धीरे नरगिस की जो कंडीशन थी उसमें सुधार आ रहा था और धीरे धीरे वो होश में भी आ जाती है, अपने आंखों को खोल लेती है और बहुत समय के बाद धीरे धीरे नरगिस ठीक भी हो रही थी। लेकिन उसे ठीक होने में ना बहुत समय लग गया था। उसका जो स्किन था पूरा पेल हो गया था, ऐसा लग रहा था ना कि उसके शरीर से किसी ने खून पूरी तरह से चूस लिया है। लग क्या रहा था रानी, सही में डायन ने उसके शरीर से खून चूस ही लिया था। वो तो नरगिस की किस्मत अच्छी थी कि वो बच गई। खैर, जब नरगिस पूरे तरीके से ठीक हो जाती है ना तो नरगिस ने भी सारे तारों को मिलाया। बचपन से ही नरगिस अपनी मामी के काले करतूतों को सुनते आ रही थी और नरगिस के नाना जी की भी डेथ खून की उल्टी करके ही हुई, नानी जी की भी डेथ खून की उल्टी करके ही हुई और आज नरगिस भी खून की उल्टी कर रही थी। उसके पूरे बॉडी से खून सीक्रेट कर रहा था तो उसे पता चल गया था कि ये मामी जी ही है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। और मामी जी जैसी खूंखार औरत को ऐसे खुले में समाज में छोड़ना सही नहीं है। आज वो हमें हार्म कर रही है, कल किसी और को करेगी। इसीलिए नरगिस ने ये डिसाइड कर लिया था कि इस औरत का कुछ तो इलाज करना होगा और वो इलाज यही पॉसिबल नहीं है। इसके लिए नरगिस को एक बहुत बड़ा कदम उठाना था, जिसके लिए वो कहाँ जाती है रानी? वो सीधे जाती है बनारस, क्योंकि आप लोगों ने भी सुना होगा ना कि बनारस में जो भी काला जादू या फिर ब्लैक मैजिक होता है ना वो एकदम हाई लेवल पे होता है। वहां पर ना आप किसी की भी फिरौती ले सकते हो, वो भी इजीली, किसी की जान की भी, और किसी के पीछे भूत भी आप छोड़ सकते हो, मतलब हाई लेवल का होता है वो ना। भूत पिशाच काला जादू का हब है बनारस। और सीरियसली अब नरगिस ने तो ये सोच लिया था कि हम अपनी मामी को सबक सिखाएंगे और इनफैक्ट वो अपने प्लान को एग्जीक्यूट करती भी और वो बनारस पहुंच भी जाती है। बनारस पहुंचने के बाद वो एक बाबा जी को पकड़ती है जिसका नाम उसने बहुत सुना था और जैसी सारे कंडीशन और सारी चीजों के बारे में नरगिस बाबा जी को बताती है ना, बाबा जी ऐसे ऐसे राज खोलते हैं ना। वो जो बाबा थे बेसिकली एक अघोरी बाबा थे, अघोरी कहा जाता है ना, जो कि घर में नहीं रहते, घर का खाना नहीं खाते, वो दिन भर बाहर घूमते रहते हैं। उस बाबा को पकड़ना बहुत मुश्किल था, लेकिन जैसे ही वो बाबा नरगिस के हाथ में आते हैं ना, नरगिस उनसे विनती करती है, उन्हें सारी बात बताती है और बाबा ने नरगिस को बहुत सारी ऐसी चीजें बताई जो कि नरगिस ने कभी अपने बुरे से बुरे सपने में सोचा भी नहीं था। हम लोग आपको सारी चीजें बताएंगे लेकिन नेक्स्ट पार्ट में, लेकिन उससे पहले एक चीज आप लोगों को बता देते हैं। अभी तक पूरी कहानी सुनने के बाद आपको क्या लगा? कल्प्रिट कौन होगा? ऑब्वियसली मामी जी। लेकिन यहाँ पर अघोरी बाबा ने बोला कि मामी जी कल्प्रिट नहीं है, मामी जी डायन नहीं है, यहाँ पर जो मेन विलेन है वो तो कोई और ही है। कौन? वो नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा। लेकिन उससे पहले गेस करना, क्या मामा जी, क्या नरगिस के पापा, या फिर नरगिस की दादी, या खुद ही नरगिस, या नरगिस का भाई? बहुत सारी डाउट्स है दोस्तों जिसका क्लैरिफिकेशन हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो प्लीज उस वीडियो का वेट करना क्योंकि उस वीडियो में जो हम लोग आपको बताएंगे ना बहुत मजा आएगा। तब तक आज की वीडियो को बताना कमेंट करके कि कैसी लगी, और वीडियो पसंद आए तो रानी इस वीडियो को बिना लाइक किए मत जाना। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो और हमारे ये प्यारा प्यारा फेस पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर देना, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए बाय।